जीरो प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ। मैं बच्चों को फ्री सर्विस देना चाहता हूँ कि दूसरे कंसल्टेंट और मेरे बीच में क्या फर्क है। जहाँ एक कंसल्टेंट एसओपी कवर नोट के 10-20 हज़ार पे चार्ज करते हैं, किस तरीके से सर्विस दोगे कि बच्चों को आप अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर पाओ? मेरा मकसद है एक ही महीने के अंदर अंदर बच्चे को आइल्स क्रैक कराना। आज बच्चा मेरे पास यूके की क्वेरी लेकर भी आता है, ऑस्ट्रेलिया की भी आता है, कनाडा की भी आता है। बच्चा अपने माँ बाप का सहारा बने, बच्चा बाद में अपने माँ बाप को बुलाए, क्योंकि उसने सेट होना उस कंट्री में। आप देखिए कनाडा तो हर बच्चे की प्रेफरेंस है आज की डेट में। कोई भी बच्चा वो फर्स्ट हमारे पास क्वेरी लेकर कनाडा की आता है। कनाडा कभी वीजा देना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि कनाडा में जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अगर कनाडा वीजा नहीं दे रहा तो आज कॉलेजेस में मई इनटेक क्यों फुल हो चुका है? बिल्कुल ठीक है। अगर कनाडा वीजा नहीं दे रहा तो सितंबर इनटेक के कॉलेजेस में फुल क्यों हो रहा है? दोस्तों नमस्कार, राना हिमाचल पीटीवी न्यूज़ से आपका सभी का स्वागत है। आपको शायद याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जलंधर की इमिग्रेशन इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन किया था कुछ मुद्दों को लेके। इन्हीं मुद्दों को लेके आज हम पहुंचे हैं मोहाली के सेक्टर 7 में, जहां पे एक नया ऑफिस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में कदम रख चुका है और उनके जो ओनर हैं, जिन्होंने कई साल एक बहुत बड़ी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में लगाए हैं, आज हम उनके साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। उनका नाम है करण बंटा जी। करण बंटा जी, पीटीवी न्यूज़ से ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सर। पीटी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। करण बंटा जी, आपने ऑफिस खोला, उसके लिए पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। आप मुझे ये बताइए कि 10-12 साल इमिग्रेशन इंडस्ट्री में लगाने के बाद क्या दिल किया कि अब जाके आपने ऑफिस शुरू किया? देखिए, पहले तो आप ना ऑफिस का नाम जरूर बता दीजिएगा। मेरे ऑफिस का नाम है कॉम्पिटिशन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मोहाली 7 फेज में मैंने अपना ऑफिस ओपन किया है। ऑलरेडी हमारे ऑफिसेज मलेरकोटला, अहमदगढ़, शेरपुर, संगरूर, नाभा वर्किंग में है। तो 12 साल लगाने के बाद एक्चुअली एक टाइम पीरियड होता है कि हमने बहुत काम सीख लिया, बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री को समझने लग गए, बहुत बारीकियां सीखी इस इंडस्ट्री की। बच्चों की फाइल कैसे एम्बेसी में पुटअप करनी है, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएसए, जर्मनी हो, यूके हो, क्या उनकी एसओपी की बारीकियां, हर चीज सीखी। तो वो टाइम आ चुका था कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना था। तो मैंने डिसीजन लिया कि यस, आई विल गो विद माय ऑन कंपनी, ऑन ब्रांड, कि अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बच्चों को सर्विसेज देनी शुरू करते हैं। जिन बच्चों के साथ में डायरेक्ट टच में नहीं हो पा रहा, जिन बच्चों को मेरी सर्विसेज की जरूरत है, जिन बच्चों को उस नॉलेज की जरूरत है कि क्या हर्डल्स आते हैं एक इमिग्रेशन में जाने के लिए, बच्चे को क्या हर्डल्स आते हैं जब बच्चा अपनी स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा या स्पाउस वीजा की फाइल अप्लाई करता है, क्या बारीकियां होनी चाहिए, उन सभी चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्चुअली बच्चों के साथ इंडल्ज हो चुका था। पर बच्चे पहुंच नहीं पा रहे थे मेरी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जॉब में होते हैं या किसी को सर्व कर रहे होते हो तो आप हर बच्चे से नहीं कनेक्ट कर पाते। सो मेरा यही सबसे पहला मकसद था कि मैं अपना जो भी बच्चा उससे पर्सनली कनेक्ट कर सकूं। दूसरा, बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। और जो इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में रूमर्स हैं नॉन एसडीएस को लेके, यूके को लेके, ऑस्ट्रेलिया को लेके, फंडिंग को लेके, वो सभी बच्चों को क्लियर कर सकूं। यही मेरा ऑफिस खोलने का मकसद था। अभी भी मैं मोहाली 7 फेज में अगर बैठा हूं तो अभी भी मैं जीरो प्रॉफिट पे काम कर रहा हूं। हम किसी भी बच्चे से प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं कर रहे, चाहे वो किसी भी कंट्री की, प्रोसेसिंग टोटली नहीं रखेंगे। वो इसलिए कि अभी मैं बच्चों को फ्री सर्विस देना चाहता हूँ। बच्चों को ये सर्विस देना चाहता हूँ कि पहले बच्चे मेरे पास आए, समझे कि दूसरे कंसल्टेंट और मेरे बीच में क्या फर्क है। क्या फर्क है कि मैं बच्चों को क्यों फ्री में प्रोसेस कर रहा हूँ। हाँ, फ्री में प्रोसेस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों को किसी गलत तरीके से पैसे कमाऊंगा। उनसे मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉलेज की तरफ से कमीशन आ जाएगा, कॉलेज की तरफ से इंसेंटिव आता है।
मेरा एक मकसद है कि फ्री में भी बच्चे समझें कि उनकी एसओपी में उनकी पूरी हेल्प करेंगे हम, उनके कवर नोट लगाने में उनकी पूरी हेल्प करेंगे हम। जहां एक कंसल्टेंट एसओपी कवर नोट के 10-10, 20-20 हजार रुपए चार्ज करते हैं, मेरा मकसद है कि मैं ये चीज को बंद करवाऊं। दूसरा, अपने लिए ना सही बच्चों के लिए काम करूं और बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड करूं। यस, मुझे भी पता है कि मैं 100% वीजा नहीं ले सकता। वीजा रेशियो जो उस कंट्री का चल रहा है, मैं भी उतना ही वीजा। सर ये चीज तो आपने जो कही है कि 100% वीजा आप भी नहीं ले सकते, पर ज्यादातर इमिग्रेशन वाले तो ये कहते हैं कि हम तो 100% वीजा लेते हैं, हमारा तो जो ग्राफ है वो 100% वाला है। तो ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है फिर वो तो यही है, या तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे आप सेक्टर 7 में बैठे हो, तो हमने आते वक्त देखा कम से कम शायद 20-25 तो इसी लाइन में है। बिल्कुल। तो 20-25 के बाद आप 21 में आप आ गए, तो अब आप उसमें से कैसे बच्चों को कंपेल करोगे कि मेरी तरफ भी आप आओ, या आप किस तरीके से सर्विस दोगे कि बच्चों को आप अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर पाओगे? देखो सर, आपके न्यूज के माध्यम से मैं और भी जगह जो न्यूज चैनल्स है उनके थ्रू बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ। अपने डेली बच्चों के साथ फेसबुक पे लाइव करता हूँ। डेली कुछ किसी ना किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, बच्चा जो मेरे पास आ रहा है, मेरे पास वॉक इन आ रहा है, उस बच्चे को हम काउंसिल कर रहे हैं। मेरे पास जो बच्चा आइल्स के लिए आ रहा है, उस बच्चे को भी हम काउंसिल कर रहे हैं, स्टडी वीजा के लिए, आइल्स के लिए, पीटी के लिए। और अगर मैं बात करूं आइल्स सेंटर, जैसे मैं स्टडी वीजा के साथ अपना आइल्स सेंटर भी चला रहा हूं, तो आइल्स में भी मैं अलग मॉड्यूल पे चल रहा हूं। आइल्स में मैं उस मॉड्यूल पे नहीं चल रहा कि मैं अपनी क्लास में 100-200 बच्चे भर लूं और उन बच्चों को रेगुलर बैच में डाल दूं। बच्चों को कुछ समझना है, वो बाद में फिर 3 महीने या 4 महीने की क्लास लेने। मेरा मकसद है एक ही महीने के अंदर अंदर बच्चे को आइल्स क्रैक कराना। मैक्सिमम मैं उसको 45 डेज पे ले जा सकता हूं, पर इससे ज्यादा नहीं। हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देने की मेरी पूरी कोशिश है। आज भी मेरे पास ऐसे बच्चे बैठे हैं जो सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक आइल्स करते हैं। वो 2 बच्चे हैं, वो कहते हैं हमें बिल्कुल इंडिविजुअल पढ़ना है। ऑलरेडी मैं उन बच्चों के साथ अपनी वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। मेरे पास पीटी के बच्चे हैं, जिनमें से कुछ पीटी के बच्चे ऐसे हैं जो इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, वो किसी ग्रुप में नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ इंडिविजुअल अटेंशन, कि आपको इंडिविजुअल अटेंशन कैसे दी जाए। तो हमारे टीचर, मेरे पास टीचर्स हैं, मेरे पास पीटी टीचर्स हैं जो उन बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। तो ये सब देखते हुए अपना ऑफिस खोलने का मकसद हुआ और दिल किया कि बस अब बच्चों को सर्व किया जाए। अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो बच्चों के साथ बातचीत करने में, उनको सर्विस में हम जाएं। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप हर एक चीज़ को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बच्चों के सामने रखना चाहते हो, ताकि बच्चों को ये डर ना हो कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होना है। हो चाहे ना हो, वो बाद की बातें हैं। मुझे ये बताइए, सर्विसेज में आइलेट्स तो आपने फर्स्ट रखी ही है जी, उसके अलावा कंट्री कौन सी है जिसमें आप फर्स्ट अपने आप को मानते हो कि यहाँ पे हम भेजना मस्ट समझते हैं, या बच्चा जहाँ पे जाता है वहाँ पे आप भेजोगे उसको? क्योंकि होता क्या है कि हर जो इमिग्रेशन वाला है आज की डेट में अपने को हर कंट्री का मास्टर मान रहा है, जबकि वो है नहीं। क्योंकि उनका कुछ काम खुद करने का है, कुछ काम वो बाहर से करा रहे हैं, या फिर 20% जो है वो बाहर से ही काम करवा रहे हैं पर बता अपना रहे हैं कि हमने काम किया। जबकि यहाँ इंडस्ट्री में लोगों को एसओपी लिखनी ही नहीं आती। जी, आप ये देखिए सर, इंडस्ट्री के बारे में तो मैं इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। क्योंकि नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बट फिर भी मैं आपको इसकी एक हाईलाइट जरूर दूंगा जो आपने मुझसे पूछा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके, इन 3 कंट्रीज के हम मास्टर हैं। बिल्कुल ठीक है। आप मेरे वीजा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी देख रहे होंगे। डेली के मैं यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के वीजा डाल रहा हूँ। मैं नहीं दूसरी कोई कंट्री भी प्रमोट कर रहा, क्योंकि जहां पर वीजा का सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है मैं वही बच्चे को भेजना प्रेफर करूंगा। आज बच्चा मेरे पास यूके की क्वेरी लेकर भी आता है, ऑस्ट्रेलिया की भी आता है, कनाडा की भी आता है। मेरे पास बच्चा किसी भी छोटी कंट्री, जैसे कई खुले हैं जी, साइप्रस चले जाओ या लिथुआनिया चले जाओ, बुल्गारिया चले जाओ, उनकी क्वेरीज लेकर नहीं आता क्योंकि मैं वो प्रमोट ही नहीं करता। वो मैं प्रमोट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चा जब स्टडी वीजा के लिए हमारे पास आता है तो वो हमेशा बड़ी कंट्री में जाना चाह रहा है, क्योंकि वो इंडिया से निकल के जाता है, उसकी लाइफ सेट हो, उसकी पीआर हो जाए, बच्चा अपने माँ बाप का सहारा बने, बच्चा बाद में अपने माँ बाप को बुलाए, क्योंकि उसने सेट होना है उस कंट्री में। बच्चा कमाना चाहता है, जैसे कि हालात है, नौकरी नहीं मिल रही, इतने ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, नौकरी नहीं है। अगर नौकरी मिल भी रही है तो 15-20 हजार पर सीमित है।
तो यही कारण है कि हम उन कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं जहां पर बच्चे को एक लाइफस्टाइल मिले, बच्चा पीआर हो जाए, बच्चा वहां पे अच्छी इनकम करे ताकि वो अपने घर का सहारा बन सके। सर आज की डेट में बच्चे कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं कि कनाडा जो है वो वीज़ा जो है वो बहुत कम दे रहा है। तो क्या वाकई में वीज़ा कम आ रहा है या फाइलें बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि वीज़ा आ नहीं रहा, क्योंकि ह्यूमर जो है बहुत फैल चुका है ये इंडस्ट्री में। जबकि हमारी पंजाब की जो पॉपुलेशन है या हरियाणा की पॉपुलेशन है, उनके जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जाना ही कनाडा है, तो उनके लिए ऑप्शन कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं है। अगर है तो उनको वो तब लग रहा है जब उनको लग रहा है कि हमारी स्टडी अब बहुत पेंडिंग हो गई है। तो ये आप थोड़ा क्लियर कीजिए, कनाडा का क्या आप। देखिए कनाडा तो हर बच्चे की प्रेफरेंस है आज की डेट में। yes, yes. कोई भी बच्चा वो फर्स्ट हमारे पास क्वेरी लेकर कनाडा की आता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये रूमर की बात सुनी है, अगर आप तक पहुंचे तो मार्केट में बहुत ज्यादा रूमर फैल, ठीक है, कि कनाडा में फाइल्स पेंडिंग है, कनाडा का वीजा नहीं आ रहे। अभी लास्ट टाइम एक और इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ कि एक इंफॉर्मेशन बाहर लीक हुई थी। अब ये ना तो एम्बेसी ने डाली ना उनकी साइड में आई, पर यह बताया गया कि पंजाब और हिमाचल के बच्चों को वीज़ा जो है अभी लगना बंद हो जाएगा, जबकि हिमाचल की रेशो है ही 5% है, उससे ज़्यादा बच्चा कोई जाता ही नहीं वहाँ पे। पंजाब की तो सबसे ज़्यादा है और उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, तो उसके बाद भी ये चीज़ क्यों हो रही है? देखिए सर, मैंने आपको अभी ना एक कुछ छोटी कंट्रीज के नाम लिए थे, ठीक है। कनाडा में डायरेक्ट टाइप, कनाडा का काम करना या ऑस्ट्रेलिया का काम करना या यूके का काम करना, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है इनका काम करना, इनका सक्सेस रेट रहना, इनकी बारीकियां समझना, इनमें कैसे फाइल लगनी है, कौन से कॉलेज में फाइल लगनी है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये नेगेटिव माहौल इसलिए बनाया जाता है कि छोटी कंट्रीज प्रमोट हो सके, छोटी कंट्रीज में हम बच्चे को भेज सके। सो इनसे बचना चाहिए पहले तो रूमर से। कनाडा कभी वीजा देना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि कनाडा में जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। कनाडा की खुद की पॉपुलेशन अभी कितनी है? 3 करोड़ 3.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, इंडिया से 3 गुना बड़ी कंट्री है, ठीक है। उनको तो अभी बच्चे चाहिए जो उनकी कंट्री में आए, क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हो रही है कनाडा में, वो इन्वेस्टमेंट लेना बंद नहीं कर सकते, जो सबसे जरूरी बात है, ठीक है। वैसे यही सिर्फ कनाडा की नहीं, मैं सभी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया भी अभी खुल चुका है। बट ये बात आपकी कि फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा क्यों है? फर्स्ट प्रेफरेंस कनाडा इसलिए क्योंकि वहाँ पे पीआर के ऑप्शन बहुत, पीआर ऑप्शन इजी है। वीजा में किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, आपने फाइल प्रिपेयर की, फाइल लगानी है, एम्बेसी डिसीजन है कि वीजा आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात, आपने एक बात और पूछी थी कि 100% सक्सेस रेट आप नहीं बोल रहे, दूसरे कंसल्टेंट 100% सक्सेस रेट क्यों बोल रहे हैं? सर वीजा देना ना देना एम्बेसी ऑफिसर के हाथ में है। हर साल एम्बेसी की रेशियो चेंज होती है, हर साल चेंज होता है कि कनाडा ने इतना % वीजा दिया है। इवन वो कंसल्टेंट वाइज और कॉलेज वाइज भी एक रिपोर्ट देते हैं, जो कि हर शायद अब मुझे लग रहा है कि हमें पब्लिक करनी चाहिए, हमें बच्चों के साथ भी शेयर करनी चाहिए ये वाली चीज कि हाँ इतने % पे वीजा मिला है। दूसरा, आपने एक बात बोली बैकलॉग, बिल्कुल मैं मानता हूं कि बैकलॉग है, 28 मिलियन तक बैकलॉग पहुंच चुका, 2.8 मिलियन तक बैकलॉग पहुंच चुका, मैं मानता हूं इस चीज को, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। पर उसमें से सोचने वाली बात यह है कि उसमें से स्टडी वीजा का बैकलॉग कितना है। ये बैकलॉग मिलजुल कर टूरिस्ट वीजा, पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क परमिट्स के, फैमिली वीजा के, स्पाउस वीजा के, सारे मिलाकर 2.8 मिलियन है, ना कि सिर्फ स्टडी वीजा का बैकलॉग है। बिल्कुल ठीक। और एम्बेसी ने अभी अपडेट भी दिया है कि 31 दिसंबर 2022 तक ये सारा बैकलॉग क्लियर कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी नए एम्प्लॉइज हायर करने स्टार्ट कर चुके हैं। और इसका मैसेज भी लास्ट आया था कि 1200 प्लस इन्होंने एम्प्लॉय हायर कर भी लिए, 1300 समथिंग एम्प्लॉय इन्होंने हायर कर दिए, और वो करेंगे क्योंकि इनको भी बैकलॉग क्लियर करना है। इसका एक और आंसर जो आप बात कर रहे हैं उसी के ऊपर आंसर, अगर कनाडा वीजा नहीं दे रहा तो आज कॉलेजेस में मई इंटेक क्यों फुल हो चुका है? बिल्कुल ठीक है। अगर कनाडा वीजा नहीं दे रहा तो सितंबर इनटेक कई कॉलेजेस में फुल क्यों हो चुका है? वो इसलिए क्योंकि कनाडा वीजा दे रहा है। बच्चों की आज भी प्रेफरेंस कनाडा है और बच्चे कैनेडियन कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए इनटेक्स फुल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को डेफर करते रहेंगे। कनाडा गवर्नमेंट भी समझती है कि एक बच्चा 1 या 2 बार से ज्यादा डेफर होगा तो उस बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो सकती है, बच्चा पढ़ने से हट सकता है, बच्चे का मोटिवेशनल लेवल 0 हो सकता है। सो वीजा मिलेगा बच्चों को। हाँ, आज वीजा में टाइम लग रहा है, 2-2.5 महीने जरूर लग रहे हैं, बट यस वीजा और रिफ्यूजल। लास्ट एक और अपडेट आया था कि उसमें
नवंबर तक ये जो है पिछला बैकलॉग जो है वो क्लियर करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि आने वाला साल 2023 जो है उसमें नॉर्मली जैसे पहले सिस्टम था वैसा हो जाएगा। वैसे हो जाएगा। वही मैंने अभी बताया 31 दिसंबर 2022 तक उन्होंने अपनी एक डेडलाइन दी है कि वो क्लियर करेंगे। और देखिए कनाडा गवर्नमेंट कर भी देंगे क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि उन्हीं की वजह से अब टूरिस्ट रुके पड़े हैं, विजिटर रुके पड़े हैं, तो उनको दिक्कतें आ रही हैं काफी ज्यादा। तो एम्प्लॉइज हायर हो गए हैं, तो हम तो बहुत पॉजिटिव है कनाडा के लिए कि आने वाला जो 2023 होगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कंसल्टेंट्स के लिए। सो मेरी सभी से एक कह सकता हूँ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रूमर्स ना फैलाएं। सभी कनाडा करते हैं हम लोग और सभी करेंगे। कनाडा के बेस पर बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें अभी सीटें खाली हैं, जिनमें हम एडमिशंस ले सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चा मेरे पास या किसी भी कंसल्टेंट के पास बहुत उम्मीद लेकर आता है, और जब हम उस बच्चे को निराश कर देते हैं ना, तो बच्चा आज सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। बच्चा बहुत ज्यादा जब निराश हो जाता है ना, तब बच्चा कोई गलत कदम उठाता है। बिल्कुल ठीक है। हमने ये चीज हमने लास्ट भी बताई थी किसी और के साथ, इमिग्रेशन हम दफ्तर में बैठे थे, तो वहाँ पे भी सेमिनार था, तो उसमें हमारी बात हुई थी ओनर से। तो हमने कहा कि हमने रेशो खुद निकाली है, वहाँ का ग्राफ निकाला है। 2015 में 1 लाख बच्चा गया था, 2022 में 6 लाख बच्चा जा चुका है। तो बच्चा जाएगा कहाँ जाएगा? तो क्योंकि कनाडा की फर्स्ट प्रेफरेंस होने की वजह से तो रश तो पड़ेगा ही ऑटोमेटिकली, तो जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो इसलिए जो आपने बात कही कि जो ह्यूमर फैल रहा है या बच्चे डर रहे हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चा पैसा लगा रहा है, ठीक है। कनाडा गवर्नमेंट देख रही है कि फीस की रसीद आई है, जीआईसी आया, कनाडा के बैंक भर रहे हैं जीआईसी बिल्कुल से। बिल्कुल स्कोशिया बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, चाहे सीआईबीसी हो गया, कैनेडियन बैंकों में पैसा जमा हो रहा है, ठीक है जी। तो कनाडा गवर्नमेंट वीजा क्यों नहीं देगी? यस, वो ठीक है कि रिफ्यूजल आएगा, कई बार रिफ्यूजल रेट 30% हो जाता है, कोई 40% हो जाता है। वो कैनेडियन गवर्नमेंट के अपने पैरामीटर है कि उनको कौन सा पैरामीटर ठीक नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको रिफ्यूजल आ गया, आप उसको दोबारा से एक बार अच्छे से रीड करके रीफाइल करो, वीजा आएगा आपका, ठीक है। तो घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी को भी। और मैं सभी से यही बोलूंगा कि आप अपनी फाइल लगाएं, पर ऐसे कंसल्टेंट के पास लगाएं जो आपकी फाइल की बारीकियां समझ सके, आपकी फाइल में देख सके कि कहां पर वीजा आने के चांसेस नहीं है, तो आपको वो कंट्री गाइड ना करे। वो कंट्री, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा। एक चीज और मैं सर आपसे लास्ट में जानना चाहता हूँ कि जो अभी आने वाला इनटेक है जी, और जो बच्चे अभी या तो बैठे हुए हैं या वो आपके जैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास पहुंच ही नहीं पाए हैं जी, उनको आप क्या मैसेज दोगे कि कब के लिए तैयारी करें? क्योंकि अब सितंबर तो खत्म हो चुका है, और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटियां बची हुई है? देखिए जो बच्चे अभी नहीं आ रहे, ये वाले बच्चे एक्चुअली वो हैं जो थोड़ा सा रूमर से ना डर चुके हैं। वो फाइल लगाना ही नहीं चाहते, फाइल नहीं लगाना चाहते, डरे हुए हैं। क्योंकि जब वो जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास, वो कहता है आपका कनाडा नहीं होगा, वो यूके होगा, यूके नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा। वो कहते हैं कि ये बार बार हमारी कंट्रीज चेंज होती जा रही हैं, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं कहता है कि नहीं, मुझे तो फिर मुझे नहीं जाना, मैं जाना ही नहीं चाहता। वो बच्चा कंफ्यूज से ज्यादा डर चुका है। बिल्कुल डर इसलिए चुका है क्योंकि जो पंजाब में माँ बाप बच्चे को भेज रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ज्ञाना गट्टा गिरवी रखा हो, हो सकता है उन्होंने अपनी जमीन बेच दी हो सकता है उन्होंने अपनी दुकान भी बेच दी हो बच्चे को बाहर भेजने के लिए, तो वहां पर डर जाता है बच्चा, डर जाता है। क्योंकि आज की डेट में जमाना भी ऐसा है कि मैं आपके चैनल पर ही बोल रहा हूँ, हम लोगों को तो वैसे भी आपको पता है बोला ही जाता है, बहुत कॉमन सा शब्द है कि हमारे लिए तो, ठीक है। सो बच्चा वैसे ही डरता है इमिग्रेशन के नाम से। क्योंकि कुछ जो जेन्युइन है उनको छोड़ के बाकी कई जने कहते हैं कि यार ठीक है हम सही हैं, ये गलत है, पर ये नहीं पता कि उनके ऊपर कितने पर्चे दर्ज है या जो भी है। वो चीजों का अगर रेशो हम बताने लगे तो मुझे लगता है कई इंडस्ट्री वाले हमारे खिलाफ ही चल पड़ेंगे। तो इसलिए हम बोलना नहीं चाहते, पर उनको खुद को समझ आ जाएगी जो आपने ये बात बोली। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो बच्चे एक बार, मैं ये नहीं कह रहा सारे मेरे पास आए, एक बार कंसल्टेंट जो लाइसेंस होल्डर कंसल्टेंट है, आप ऑनलाइन लाइसेंस चेक करें, ठीक है, आप उनके रिव्यूज चेक करें, बिल्कुल उनकी वेरिफिकेशन करें, एक बार विजिट करें, ऑनर से मिले, काउंसलर से भी ना मिले। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके ऑनर से जरूर मिले, क्योंकि होता क्या है कि कंसल्टेंट उनके ओनर को भी पता नहीं होता बैकएंड में कि उस वहां पे ऑफिस में कौन कहां पे क्या मिलके किसको मिलके चला गया। तो बाद में पता चलता है कि भी उसके काउंसलर ने ही पैसे ले लिए और उसके साथ ठगी हो गई। तो मालिक से तो कोई मिल ही नहीं पाता है, या तो वो मिलना नहीं चाहते,
अगर जो मिलना चाहते हैं उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाता। बस ऑनर से जरूर मिले, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, ऑनर से मिले, क्योंकि ऑनर कभी भी अपनी कंपनी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, क्योंकि ऑनर को हर चीज अपनी कंपनी में सही रखनी है। सो दैट्स व्हाई जब भी मैं अपना बताता हूँ, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आइल्स का हो, चाहे वो पीटी का है, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश का हो, चाहे वो टूरिस्ट स्पाउस के स्टडी वीजा किसी का भी हो, उससे मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। मैंने एक रूल बना लिया, चाहे मेरे दिन में 15 वॉक इन आए, चाहे 20 वॉक इन आए, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं सबसे मिलकर जाऊंगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मेरे से काउंसलिंग लेकर नहीं जाएगा। हो सकता है उसको 10-15 मिनट 20 मिनट ज्यादा वेट करनी पड़े, बट मिलूंगा, मैं ही मिलूंगा, उनको परफेक्ट काउंसलिंग दूंगा ताकि उनके सारे डाउट क्लियर तो आप दोस्तों ने देखा कि करण बंटा जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है इमिग्रेशन से जो संबंधित थी। तो आने वाले समय में हम और भी जानकारियां इनसे नए एपिसोड में लेंगे और उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो अभी भी घरों में इस डर से बैठे हुए हैं कि हम कहां जाएं और कहां ना जाएं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, मैं करण बंटा कंपटीशन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आज मलेरकोटला ऑफिस में हूँ। वीजा हैंडओवर डे है। खुशप्रीत कौर हमारे साथ है जिनका सैनिका कॉलेज का वीजा अप्रूव हो चुका है। खुशप्रीत कनाडा जा रही हैं सैनिका कॉलेज में पढ़ने के लिए। प्रोफाइल खुशप्रीत से डिस्कस करेंगे। लसोए मलेरकोटला से बिलोंग करती हैं ये। इनसे प्रोफाइल इनकी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोफाइल थी, कितनी इजीली इनको वीजा मिला, क्या क्या हर्डल्स आए इनके वीजा के लिए। सो पहले कांग्रेचुलेट करते हैं खुशप्रीत को, बाकी इनसे बातचीत जारी रखते हैं। कांग्रेचुलेशंस खुशप्रीत। खुशप्रीत, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप सैनिका कॉलेज पढ़ने जा रही हैं, ठीक है? क्या आपकी प्रोफाइल है, क्या बैंड स्कोर है और कैसे आपने वीजा अचीव किया? सब तो पहला सारा सत श्री अकाल। मैं 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਲੱਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈंने ਅਗੇਨ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਲਸ ਸਕੋਰ 6.5 ਬੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ओके खुशप्रीत, आपकी प्रोफाइल ऑसम है, 6.5 बैंड है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जहां आपकी प्रोफाइल पे गैप आ जाता है, 2019 पास आउट है, वो गैप आ जाता है, ठीक है, वो गैप में आप कितने श्योर थे कि वीजा आ जाता है? कि क्योंकि मार्केट में तो न्यूज आती है ना कि अगर आपका 1-2 साल का गैप है तो आप कनाडा मत अप्लाई करो, किसी और कंट्री में अप्लाई कर लो, कनाडा आपको वीजा नहीं देगा क्योंकि कनाडा की सक्सेस स्टोरीज आजकल कम है। तो आप कितने श्योर थे कि हाँ भाई कॉम्पिटिशन आया हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा ही मिलेगा हमें? नहीं सर, देखो मैंने सर ने क्या सी कि ਤੁਹਾਡੀ प्रोफाइल का किन सर से आपने काउंसलिंग ली और किन से आपका वीजा लगा? विनू सर से आपने काउंसलिंग ली, ठीक है। तो क्या बताया विनू सर ने और कैसे गाइडेंस दिया आपको? सर ने ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹੀ ਗੈਪ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ आज बहुत खुश हाँ कि मेरा कनाडा का वीजा फाइनली वीजा मिल गया है ना। सो आप भी खुशप्रीत की तरह एक जेन्युइन गाइडेंस ले सकते हैं हमारे ऑफिस से। किसी भी तरह का वीजा आपका हो, चाहे आप कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं, आप यूके अप्लाई करना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार कंपटीशन एजुकेशन के ऑफिस में जरूर विजिट करें। साथ ही साथ अगर आपका गैप है तब भी आप हमारे साथ कंसल्ट करें, रिफ्यूजल केसेस भी हमारे साथ कंसल्ट करें। आपको हम बताएंगे कि किस जगह आप वीजा ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल पे ट्राई नहीं किया जाएगा, आपकी प्रोफाइल पे हम वीजा वाली बात करेंगे। सो कांग्रेचुलेशन खुशप्रीत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सत श्री अकाल जी, हमारे साथ हैं प्राची गोयल जिनका यूके का स्टडी वीजा आ चुका है। प्राची मलेरकोटला पंजाब से बिलोंग करती हैं और आज हमारे साथ है अपना वीजा रिसीव करने के लिए मलेरकोटला ऑफिस में।
ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है, उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो ये सोचते हैं कि अगर एक रिफ्यूजल आ गया, 2 आ गया या 3 रिफ्यूजल आ गए तो उसके बाद हमें बाहर का स्टडी वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमें किसी कंट्री, कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट अगर आप प्राची की मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे, आपको पता लगेगा कि प्राची ने कैसे अपने लिए राइट कोर्स, राइट जगह और राइट कंट्री चूज की आफ्टर 6 रिफ्यूजल्स। अब प्राची के पास यूके का स्टडी वीजा है। प्राची से ही सुनते हैं, पहले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, फिर पूरी स्टोरी सुनते हैं कैसे इन्होंने अप्लाई किया और कहाँ कहाँ हर्डल्स आए इनके स्टडी वीजा में। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राची। थैंक यू सो मच सर। तो प्राची, कैमरा तो अब आपका ही है, आपकी मोटिवेशनल स्टोरी सारे सुनना चाहते हैं। Yes. कि आफ्टर 6 रिफ्यूजल्स कैसे यूके का वीजा मिला, कब के आप पास आउट हैं, क्या आपका, कितनी बार आपको आइल्स करना पड़ा ये वीजा लेने के लिए? ओके जी। मैं बेसिकली 2018 पास आउट टू +2 और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम 2019 में अप्लाई किया बट आई गॉट रिफ्यूज्ड। उसके बाद अगेन मैंने फिर सितंबर इनटेक के लिए 2019 अप्लाई किया, अगेन आई गॉट रिफ्यूज्ड। ऐसे करते करते आई गॉट 6 रिफ्यूज्ड फ्रॉम कैनेडा बट आई डोंट गेट एनी चांस टू विजिट कैनेडा। बट प्राची, यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। आपको 2019 से रेगुलर आप 6 टाइम रिफ्यूज हो गई कैनेडा यस सर। तो आपने किसी से सजेशन लिया या आपको किसी कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया कि बस बहुत हो गया, अब हम कंट्री चेंज करते हैं, कनाडा शायद आपको वीज़ा नहीं दे रहा तो हम कनाडा में बार बार अप्लाई ना करें? क्योंकि अगर 6 टाइम अप्लाई करने की मैं बात करूं तो मिनिमम टू मिनिमम भी ये हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है Yes, कनाडा of course, अप्लाई sir. करने का। Yes. तो यहाँ पर कोई सजेशन नहीं मिला आपको? आपने जिन भी कंसल्टेंट के पास अप्लाई किया कि बस नाउ इट्स ओवर, हम कोई और कंट्री देखेंगे? सर ऑफ कोर्स काफ़ी एजेंट्स ने सजेस्ट किया कि मतलब आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन एक होता फैमिली कंसर्न भी होता है कि मतलब देखना पड़ता है ना। तो उसके बाद अगेन ट्राई करने के बाद कुछ फैमिली इश्यूज थे कि कनाडा फर्स्ट कंट्री थी मेरी प्रेफरेंस की, तो इसीलिए बार बार मैं कनाडा कर रही थी। और उसके बाद जब मैं 6 रिफ्यूज़ल जब मेरी आ गई थी, उसके बाद फिर मैं जब थक हार के बिल्कुल ही बैठ चुकी थी, देन आई विजिटेड टू द कंपटीशन एकेडमी। तब मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव होप लेके आई कि आई होप कि मतलब दिस टाइम आई विल गेट वीज़ा। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी एजेंट्स ने बहुत अच्छी सजेशंस दी एंड इनकी सर्विसेज से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज दे कम्प्लीटेड माई ऑल डिज़ायर्स एंड गोल्स फॉर माई फ्यूचर। तो मैं बहुत इनका ग्लैड फील करती हूँ कि मैं इनके पास आई और आई गॉट यूके वीज़ा। ठीक है, यूके वीज़ा आपको मिल गया है Yes, ना? sir. तो अब कनाडा जाने का क्या है? सर फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है बिकॉज यही बड़ी मुश्किल से यूके वीज़ा मिला है। प्राची, जो 2019 में आप पास आउट हो, अब मैं आपके स्टडी गैप की भी बात हाँ कर जी। लेता हूँ। 2019 पास आउट हो, 3 साल का स्टडी गैप ऑलरेडी आपका हो चुका है। हाँ जी। तो क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसा था या हमने स्टडी गैप के साथ ही कंटिन्यू किया और हमें वीज़ा मिल गया? सर नहीं, मतलब हमने जैसे स्टडी गैप यूके के लिए जब हमने किया तो हमने एक्सपीरियंस वगैरह मैंने कलेक्ट किया, तो उसके बाद फिर हमने ट्राई मतलब किया, आपने जॉब शुरू कर दी थी। हाँ, और उसके बाद जो वो वर्क एक्सपीरियंस और जॉब एक्सपीरियंस था वो मैंने फिर कलेक्ट किया और उसके बिहाफ पे फिर मैंने यूके के लिए अप्लाई किया, देन आई गेट वीज़ा। चलिए, ये वीडियो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो पर्सन, बच्चे, पेरेंट्स ज़रूर शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं कि अब वीज़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ उनको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो एलिजिबल कौन सी कंट्री के लिए। प्राची ने तो अपनी राइट गाइडेंस जो है वो कंपटीशन इमिग्रेशन से ले ली, आपको ज़रूरत है राइट गाइडेंस लेने की। आप भी एक बार कंपटीशन इमिग्रेशन के ऑफिस में विजिट करें और हमारी राइट गाइडेंस लें ताकि आप अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम जो है वो पूरा कर सकें। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राची, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।